मैं बेबी हिमरन स्वागत करती हूँ आप सबों को मेरे इस YouTube चैनल पर। तो फ्रेंड, आज हम लोग जिस टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं, मैं चाहती हूँ कि उस टॉपिक को पढ़ने से पहले आप लोग मेरे साथ दक्षिण भारत थोड़ा सा सैर कराएं। तो चलिए हम लोग मिलके दक्षिण भारत घूम के आते हैं। फ्रेंड, ये मैं हमारे देश जो भारत है उनका मानचित्र बना रही हूँ। उसी के सहारे हम लोग थोड़ा सा दक्षिण भारत घूम लेंगे। तो आप लोग भी आइए मेरे साथ दक्षिण भारत घूमने। हम लोग साथ में दक्षिण भारत घूम लेंगे, अच्छा लगेगा। ये हुआ आपका केरल, ये तमिलनाडु, ये आंध्र आ रहा है, आंध्र का बॉर्डर, ये चेन्नई। इस तरह करके ये आपका पश्चिम बंगाल आ गया, बंगाल की खाड़ी का बॉर्डर। ये झारखंड का बॉर्डर आ गया। ये इस तरह करके असम हम लोग आ गए। असम से होते हुए ये मेघालय, त्रिपुरा, ये मिजोरम, और इस तरह से ये मणिपुर से होते हुए ये अरुणाचल प्रदेश होते हुए ये हम लोग सिक्किम आ गए। सिक्किम से होते हुए ये बिहार का बॉर्डर होते हुए ये हम लोग अब जम्मू कश्मीर, इस तरह से हम लोग यहाँ भारत के तटीय क्षेत्र घूम लिए। अब हम लोग देख रहे हैं कि ये हमारा देश, इसके दक्षिणी भाग यानी कि ये कर्नाटक है और ये तमिलनाडु। आज ये दो बड़े राज्य जो दक्षिण के हैं उनके बारे में थोड़ी सी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। ये दो राज्य कर्नाटक और तमिलनाडु, ये दक्षिण के दो बड़े स्टेट हैं। हम जानते हैं कि ये कर्नाटक की भाषा कन्नड़ है और तमिलनाडु की तमिल है। इनकी जो भाषा है, वहाँ के निवासी, वहाँ के लोग कन्नड़ और तमिल भाषा बोलते हैं। क्या आप लोगों को पता है ये भाषा हमारे झारखंड में निवास करने वाले एक जनजातियों की बोली से मिलती जुलती है, और वो जनजाति हैं उरांव जनजाति। और ये बातें बहुत से विद्वानों का मानना है कि ये कन्नड़ भाषा और तमिल भाषा से उरांव जनजातियों की बोली बहुत हद तक मिलती जुलती है। तो आज हम लोग ये देख लिए कि अगर इन दो स्टेट की जो बोली होती है, उन बोलियों से ये उरांव जनजाति की बोली मैच करती है, तो क्या उरांव जनजाति का पहले निवास दक्षिण भारत में रहा होगा? ये हम और आप तो नहीं कह पाएंगे, लेकिन विद्वानों का कहना है कि उरांव जो जनजाति हैं ये दक्षिण भारत की जनजाति हैं। तो चलिए, आज हम लोग का मेन टॉपिक है उरांव जनजाति की शासन व्यवस्था।
उरांव जनजाति हम देख लिए भाषा के आधार पर विद्वानों के अनुसार ये दक्षिण भारत की जनजाति है, लेकिन उनका मानना है कि जैसे जैसे ये जनजाति उत्तर भारत की ओर पलायन किए थे, ये उत्तर भारत आए थे, किसी भी कारण रहा हो, यहाँ रोहतासगढ़ में आके वे अपना निवास स्थान बना लिए थे। ये रोहतासगढ़ वर्तमान में कहाँ है? ये रोहतासगढ़ है सासाराम क्षेत्र यानी कि बिहार राज्य में। लेकिन कुछ समय बाद हम देखते हैं या जानते हैं, जब इन उराव जनजातियों पर रोहतासगढ़ में भी मुस्लिम आक्रमणकारियों ने आक्रमण कर दिया, तो वे वहाँ से भी भाग निकले और भागने के पश्चात वे झारखंड के छोटा नागपुर एरिया में आ गए। ये झारखंड का छोटा नागपुर एरिया पहले तो अत्यधिक जंगल और झाड़ियों से भरा पड़ा क्षेत्र था, अब भी कुछ हद तक जंगल से भरा हुआ है। तो स्वाभाविक है कि ये उरांव जनजाति जब रोहतासगढ़ से छोटा नागपुर में प्रवेश किए होंगे, तो सबसे पहले उन लोगों को जंगल का सामना करना पड़ा होगा। ये लोग जैसे ही छोटा नागपुर में प्रवेश किए, यहाँ पूरा घना जंगल था। इस मानचित्र में तो आप लोग को यहाँ झारखंड तक पहुँचा दी। अब आप लोगों को इससे आगे ये एक घना जंगल है, इसके बारे में विस्तार से कुछ बताने जा रही हूँ। आप ये मान लीजिए कि ये छोटा नागपुर का घना जंगल है। जब उरांव जनजाति रोहतासगढ़ से इस जंगल में प्रवेश किए थे, तो उन लोगों ने सबसे पहले यहाँ क्या किया होगा हम समझ सकते हैं। जब ये इस घने जंगल में प्रवेश किए, तो सबसे पहले ये लोग यहाँ जंगलों को काटना शुरू किया होगा। जंगल को काट के जो ज़मीन साफ किए, इसके बाद वहाँ रहने लिए लायक अपने लिए घर बनाए, खेत बनाए। इस तरह से भी अपना छोटा नागपुर एरिया को एक निवास स्थान बना लिया। इस चित्र के सहारे मैं आप लोगों को ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि उरांव का दक्षिण से उत्तर और उत्तर के रोहतासगढ़ से छोटा नागपुर में प्रवेश किस तरह से हुआ था। अभी तक हम लोग इसी को देख रहे थे। साथ में मैं आप लोगों के साथ दक्षिण भारत से उत्तर भारत, रोहतासगढ़ से झारखंड सैर कर चुकी हूँ। तो अब चलिए किताबों की सैर कर लेते हैं। उन उरांव जनजातियों की प्रशासन की गाथा सुन लेते हैं। उनके प्रशासन के बारे में आखिर क्या रही होगी, उनकी प्रशासनिक व्यवस्था किस तरह से रही होगी, या वर्तमान में भी क्या उनमें ये शासन व्यवस्था है। इन सारी जानकारी अब हम लोग उरांव जनजाति की शासन व्यवस्था के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। लेकिन फ्रेंड, इनकी शासन व्यवस्था को जानने से पहले यहाँ कुछ शब्दावली की चर्चा कर लेते हैं। जैसे भूइहर, भूइहर जमीन, भूइहर गांव, रैयत और जेठ रैयत। इन शब्दावली को
क्या अर्थ हो सकता है और ये क्या है, इस बारे में डिस्कशन के लिए मैं आप लोगों को थोड़ी सी पीछे इस चित्र के पास ले आती हूँ। ये हम लोगों ने छोटा नागपुर का जंगल देख रखा है कि ये छोटा नागपुर का जंगल है, और इसी जंगल में जब रोहतासगढ़ से उरांव जनजाति पलायन करते हुए आए थे तो इन लोगों ने इसको पहले साफ किया था। साफ करने के बाद यहाँ अपने रहने लायक घर बनाए और खेत बनाए। यही जनजाति जो प्रथम बार यहाँ प्रवेश किए थे उसी को भूइहर कहते हैं, उसी को भूइहर कहते हैं तथा उनकी जमीन को भूइहर जमीन कहते हैं। और उसके द्वारा ये बसाए गए गांव, यहाँ आप लोग देख सकते हैं, ये जो गांव बसाए हैं उसको भूइहर गांव कहते हैं। लेकिन ये जो जेठ रैयत है या रैयत, ये वो रैयत या जेठ रैयत हैं जो रोहतासगढ़ से बाद में आए हुए उरांव जनजाति हैं और यहाँ आके सीधे इस भूइहर गांव में अपना निवास स्थान बना लिए। यानी कि ये बाद में आए हुए उरांव जनजाति को ही उरांव जनजाति हैं और इसे ही जेठ रैयत कहते हैं। इतना तक तो समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इस भूइहर गांव की, ये जो गांव बनाए हैं, इस भूइहर गांव की शासन व्यवस्था के बारे में चर्चा करेंगे। इस भूइहर गांव को चलाने के लिए उरांव जनजातियों ने निम्नलिखित अधिकारियों की नियुक्ति की है। इन पांचों अधिकारियों को क्रम से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। पहला अधिकारी है कर्ता। आखिर ये कर्ता अधिकारी की नियुक्ति कब और किसने की, इसकी चर्चा करने जा रहे हैं। आरंभिक काल में गांव के प्रबंधन एवं संचालन तथा धार्मिक कृत्यों के लिए जिस एक योग्य व्यक्ति का चयन किया गया उसी को कर्ता कहते हैं। यानी कि एक भूइहर गांव को चलाने के लिए उस भूइहर गांव के लोगों द्वारा एक ऐसे व्यक्ति का चयन किया गया जो उस भूइहर गांव को सुचारू रूप से चला सके, यानी कि उसका प्रबंधन ठीक से कर सके, उसका संचालन सही रूप में कर सके और धार्मिक कृत्यों में उनका पूर्ण रूपेण सही तरीके से कर पाए। उस तरह के व्यक्ति का चयन जो किया उसी को कर्ता कहते हैं। दूसरा अधिकारी भूइहरी गांव का, वो है पाहन। इनके अधिकार एवं कार्य हम लोग देख लेते हैं। उस भूइहर गांव में कुछ समय बाद अब कर्ता को ही पाहन कहने लगा। यानी कि उस भूइहर गांव में जो गांव के प्रबंधन, संचालन एवं धार्मिक कृत्यों के पूर्ण रूपेण चलाने के लिए जिस कर्ता की नियुक्ति की गई थी उसका नाम अब पाहन कर दिया गया। यानी कि अब उसको पाहन के रूप में बुलाने लगा और अब वही पाहन प्रशासनिक तथा धार्मिक दोनों कार्य करने लगे। अब कर्ता के हाथ में जो प्रशासनिक और धार्मिक कार्य थे अब वो पाहन के हाथ में आ गए। लेकिन इसके कुछ समय बाद महतों का चयन किया गया। यानी कि उसी भूइहर गांव में कर्ता के बाद पाहन, पाहन के बाद अब महतों जैसे अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है। अब उस भूइहर गांव में
जो पाहन का कार्य क्षेत्र था अब वो सीमित हो जाता है, यानी कि अब पाहन का कार्य क्षेत्र सिर्फ धार्मिक कार्यों तक ही रह गया तथा प्रशासनिक कार्य अब महतों के हाथ में आ गया। उस भूंयहर गांव की एक ऐसी परंपरा है या एक ऐसी कानून है कि उस गांव का कोई भी कुंवारा लड़का पाहन नहीं बन सकता है। ये उरांव जनजातियों की गांव की एक विशेषता है या कानून है। तीसरे अधिकारी हैं महतो। यहाँ हम लोग महतो के अधिकार एवं कार्य को देख लेते हैं। अब उस गांव में महतो का चयन हुआ और ये महतो का चुनाव उस गांव के लोगों के द्वारा किया जाता है। महतो भूंयहर कुल का होता था तथा जिसे महतो खूंट कहा जाता है। और अब जो पाहन के हाथ से प्रशासनिक कार्य अब महतो के हाथ में आ जाता है और यही महतो पंच का भी अध्यक्ष होता है। चौथा अधिकारी है पंच। ये पंच के अधिकार एवं कार्य क्या होते हैं ये देख लेते हैं। प्रत्येक गांव में एक ग्राम पंचायत जैसी संस्था होती है और इस संस्था में कुछ वरिष्ठ लोग उस गांव के जो होते हैं वही पंच होते हैं। ये पंच गांव के अंदरूनी विवादों का निपटारा करते हैं, जैसे संपत्ति के बंटवारे, विवाह संबंधित विवाद, यौन संबंध, यौन अपराध, निषेध, उल्लंघन, मारपीट और चोरी जैसे मामले इन पंच के माध्यम से निपटारा होता है। आगे देखते हैं। पांचवा अधिकारी होता है गुड़ायत। गुड़ायत के कार्य अब हम लोग देखते हैं। गांव में हुए विवाद के दोनों पक्षों के शिकायतकर्ता को अखड़ा में बुलाने का काम गुड़ायत करता है। जब किसी गांव के अंदर दो व्यक्तियों के बीच में विवाद हो जाता है तो उन विवादों को सुलझाने के लिए दोनों पक्षों को गुड़ायत ही अखड़ा में बुलाता है। इसके बाद अखड़ा में पंचों के सामने उन दोनों के विवादों के बारे में चर्चाएं होती है और उन विवादों को सुलझाया जाता है। पढ़ा। पढ़ा का गठन 7, 12, 21 एवं 22 गांव को मिलाकर होता है। शुरुआत में हम लोग देखे थे एक गांव का निर्माण किया गया था जिसे भूंयहर गांव कहते हैं। अब कई भूंयहर गांव मिला के एक पढ़ा का निर्माण होता है, यानी कि 7, 12, 21 एवं 22 गांव को मिलाकर एक पढ़ा का गठन होता है और इस पढ़ा का मुखिया राजा कहलाता है। इन 22 गांव या 21 गांव या 12 गांव या 7 गांव द्वारा बनाए गए पढ़ा में जिस गांव से राजा का चयन होता है उस गांव को राजा गांव कहा जाता है और जिस गांव से दीवान का चुनाव किया जाता है उस गांव को दीवान गांव कहा जाता है तथा जिस गांव से पनेर का चयन किया जाता है उस गांव को पनेरे गांव कहा जाता है और वैसा ही जिस गांव से कोतवार का चुनाव किया जाता है उस गांव को कोतवार गांव कहा जाता है। लेकिन बाद के जो शेष गांव बचते हैं उस गांव को क्या कहते हैं? बाद के शेष गांव को प्रजा गांव कहते हैं। लेकिन वर्तमान में इसके आंशिक विघटन हो जाने से, यानी कि पढ़ा का अब आंशिक विघटन हो रहा है या होते जा रहा है और इस पढ़ा में गांव की संख्या मात्र अब 5, 4 या 3 रह गई है। शुरुआत में
एक पढ़ा में 7, 12, 21 या 22 गांव हुआ करते थे, लेकिन अब एक पढ़ा के अंदर 5, 3 या 4 गांव ही रह गए हैं। इस पढ़ा के अंदर ही एक गांव का दूसरे गांव के साथ विवाद होने पर उसका निपटारा भी होता है तथा जाति बहिष्कार एवं अंतिम निर्णय और पुनः प्रवेश की अनुमति भी इसी पढ़ा में होता है। पढ़ा के अब कुछ मुख्य कार्य हम लोग देख लेते हैं। पढ़ा का मुख्य कार्य होता है मानवीय, अमानवीय, प्राकृतिक और अलौकिक जैसे खतरों विवादों से सुरक्षा, सांस्कृतिक कार्यों का आयोजन जैसे जतरा नाच, सामूहिक नाच और शिकार आदि ये पढ़ा के मुख्य कार्य हैं। यहाँ एक शब्द यानी शब्दावली है, दूध भैया गांव। ये दूध भैया गांव क्या है? ये दूध भैया गांव यानी कि किसी विशेष परिस्थिति में कोई गांव एक पढ़ा को छोड़कर दूसरे पढ़ा में शामिल हो सकता है या जाता है, किंतु पुराने पढ़ा के साथ संबंध विच्छेद नहीं करता है, वैसे गांव को दूध भैया गांव कहते हैं। दूध भैया गांव वैसे गांव होता है जब किसी पढ़ा से एक गांव हट जाता है और दूसरे गांव में आके शामिल हो जाता है, लेकिन जिस गांव से वो हटा हुआ है उससे पूर्ण रूपेण अपना संबंध विच्छेद नहीं करता है, उस तरह के गांव को दूध भैया गांव कहते हैं। अंतः पढ़ा गांव, ये अंतः पढ़ा गांव क्या होता है? अभी अभी हम लोगों ने देखा कि दूध भैया गांव क्या होता है। यही दूध भैया गांव अगर किसी दूसरे पढ़ा में आके समावेश हो जाता है तो पढ़ा का जो आकार बड़ा हो जाता है, तो वैसे गांव को या वैसे पढ़ा को ही अंतः पढ़ा कहते हैं। यानी कि जब किसी पढ़ा में किसी एक दूध भैया गांव का समावेशन हो जाता है तो उस तरह के पढ़ा को अंतः पढ़ा कहते हैं। अभी हम लोग उरांव जनजाति की सामाजिक प्रशासन के बारे में भी देखेंगे। उरांव जनजातियों का सामाजिक प्रशासन आखिर कैसा है, तो चलिए देखते हैं। उरांव की मूल एवं सबसे छोटी सामाजिक इकाई परिवार होती है। यानी कि उरांव जनजाति की सबसे छोटी सामाजिक इकाई परिवार होता है। परिवार पितृसत्तात्मक एवं पितृवंशीय होता है। यानी कि उरांव जनजातियों में पितृ प्रधानता होती है। उरांव कई टोटे में गोत्रों में बटे हुए हैं और इसे ही किली कहते हैं। उरांव का एक धुमकुड़िया होता है जिसको युवागिरी कहते हैं। ये धुमकुड़िया 2 भागों में बटा हुआ होता है, एक लड़कों के लिए होता है, एक लड़कियों के लिए। और इस धुमकुड़िए पे यानी ये युवागिरी पे लड़के एवं लड़कियों का प्रवेश 10 से 12 वर्ष की उम्र में हो जाता है। और इस धुमकुड़िए को चलाने के लिए जो अधिकारी होते हैं उनका कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। अतः 3 वर्ष पूरा कर लेने पर फिर से नए अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है। इन धुमकुड़िए में जिस धुमकुड़िए में युवा यानी युवक यानी लड़का रहते हैं उसको जोंक एरपा कहते हैं, और जिसमें लड़कियां रहती है उसमें उसे पेलेरपा कहते हैं। यानी कि
धुमकुड़िया के जिस संगठन में सिर्फ लड़के रहते हैं उसको जोंक एरपा, और जिसमें सिर्फ लड़कियां रहती है उसको पेल एरपा कहते हैं। ये लड़कों का ये जो युवागिरी होता है, इसका संचालन जो करता है उसको महतो या धांगर महतो कहते हैं। और लड़कियों का जो धुमकुड़िया होता है उसका संचालन करता बड़की धांगनी के हाथ में होती है। तथा यहाँ हम देखते हैं एक कोतवार भी है। ये कोतवार जोंक एरपा को चलाने के लिए जो धांगर महतो होता है उसका सहायक होता है कोतवार। इस प्रकार से उरांव जनजाति की सामाजिक प्रशासन व्यवस्था भी हम लोगों ने देख लिया। दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरी ये क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को, मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और आप लोगों को इसी तरह से मेरी और भी नई नई वीडियो चाहिए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।